नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिपरजॉय के गुजरात तट से टकराने के बाद बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। हालांकि चक्रवात के आने से पहले ही करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था, लेकिन कम से कम 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। तेज हवा से पेड़ गिर गए हैं, बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। तटीय क्षेत्रों में करीब 900 गांवों में बिजली गुल हो गई है। भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि भयंकर चक्रवाती तूफान ने जखाऊ बंदरगाह के पास सौराष्ट्र और कच्छ तट को पार करके गुजरात में दस्तक दी। खबर है कि चक्रवाती तूफान के कारण करीब 22 लोग घायल हुए हैं और 23 पशुओं की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में शुक्रवार की तड़के आतंकवादियों और सेना व पुलिस के संयुक्त दलों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 विदेशी आतंकवादी मारे गए हैं। क्षेत्र की तलाश चल रही है। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने मुठभेड़ में 5 विदेशी आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि तलाशी अभियान जारी है। एडीजीपी ने कहा कि कुपवाड़ा जिले के एरोसी के जुमागुंड इलाके में कुपवाड़ा पुलिस के खास इनपुट पर आतंकवादियों और सेना और पुलिस के संयुक्त दलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन को लेकर भारत सरकार ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले के द्वारा दाखिल की गई आरटीआई का जवाब दिया है। इसके जवाब में मंत्रालय ने बताया है कि आईटी नियम 2021 के नियम 16 के तहत इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी के सुझाव पर डॉक्यूमेंट्री बैन की गई है। बता दें, साकेत गोखले ने एक आरटीआई दाखिल करके केंद्र सरकार से पूछा था कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी की बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को किस आधार पर भारत में बैन किया गया। इस डॉक्यूमेंट्री को बैन करने को लेकर जो भी फाइल की नोटिंग, पत्राचार और मेमो हैं, उन्हें साझा किया जाए। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 9 जून को इस आरटीआई का जवाब दिया। जवाब में कहा गया है कि इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी की कार्यवाही गोपनीय होती है और ये आरटीआई के सेक्शन 8(1)(a) के अंतर्गत आरटीआई के दायरे से बाहर होती है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन करने का कारण जानने की मांग करने वाली आरटीआई को ट्वीट करते हुए साकेत गोखले ने कहा कि नियम 16 अनुमति देता है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय केवल आपातकाल के मामलों में डिजिटल सामग्री को ब्लॉक कर सकता है और उसके बाद मंत्रालय को बैन की समीक्षा के लिए एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी का गठन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी यानी आईडीसी केवल अनुशंसाएं जारी कर सकता है, आदेश नहीं। उन्होंने कहा यह भी ध्यान दें कि आईटी नियमों का नियम 17 कहता है कि मंत्रालय को समिति द्वारा की गई सिफारिशों सहित समिति की कार्यवाही का पूरा रिकॉर्ड बनाए रखना होगा। इसीलिए आईडीसी की कार्यवाही आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक रिकॉर्ड है और इसके बावजूद सूचना मंत्रालय ने पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाने के पीछे के कारण मुझे बताने से इनकार कर दिया है और कहा यह भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करने वाली डॉक्यूमेंट्री भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती है। उन्होंने कहा यह पीएम मोदी की आलोचना को सेंसर करने के लिए आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करने का एक स्पष्ट प्रयास है। उन्होंने कहा कि अपील दायर की जाएगी मंत्रालय से कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के आधार पर पीएम मोदी पर बीबीसी को डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया। मोदी भारत नहीं है, उनकी आलोचना को भारत के लिए खतरा के रूप में प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी यानी NMML का नाम बदलने पर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की है। पार्टी के नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को कहा कि NMML एक वैश्विक बौद्धिक ऐतिहासिक स्थल और पुस्तकों एवं अभिलेखों का खजाना घर रहा है। उन्होंने कहा कि अब से इसे प्रधानमंत्री म्यूजियम और सोसाइटी कहा जाएगा। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और कहा कि संकीर्णता और प्रतिशोध का दूसरा नाम मोदी है। कांग्रेस नेता की यह टिप्पणी तब आई है जब गुरुवार को NMML सोसाइटी की एक विशेष बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि नेहरू का नाम अब परिसर से हटा दिया जाएगा। विशेष बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। वो सोसाइटी के उपाध्यक्ष हैं। इस फैसले को लेकर ही जयराम रमेश ने आज हमला बोला। अखबार के विज्ञापन से मची खलबली के बीच अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को पालघर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ एक सरकारी समारोह में भाग लिया। दोनों नेताओं ने कार्यक्रम में विज्ञापन से उठी हलचल को कम करने की कोशिश की। उन्होंने एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए गठबंधन के बीच अनबन की अटकलों को खारिज कर दिया। एकता का प्रदर्शन करते हुए दोनों नेता हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल पर एक साथ पहुंचे।
इस दौरान फडणवीस ने कहा कि वो और शिंदे भविष्य में भी साथ थे और रहेंगे। उनकी सरकार इतनी कमजोर नहीं है कि एक विज्ञापन उसमें दरार पैदा कर सके। वहीं शिंदे ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि उनके बीच दोस्ती फेविकोल की तरह मजबूत है और इसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन को लेकर किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम कल भी साथ थे, आज भी हैं और कल भी साथ रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जीतन राम मांझी को लेकर बयान आया है। बता दें, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद से ही लोगों को नीतीश की प्रतिक्रिया का इंतजार था। वहीं अब नीतीश कुमार ने कहा है कि जीतन राम मांझी पहले से ही भाजपा से मिले हुए थे और वो हमारी बातें बीजेपी तक पहुंचाते थे। नीतीश कुमार ने कहा कि आपको पता है कि हमने 2014 में खुद रिजाइन करके उन्हें सीएम बनाया था, जबकि पार्टी का कोई नेता नहीं चाहता था कि मैं सीएम पद से हटूं, लेकिन मैंने उन्हें सीएम बनाया। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि हम तो सब जान रहे थे, वो बीजेपी के लोगों से मिलते थे और मीटिंग की बात करते थे। उन्होंने खुद कहा था कि विपक्ष की बैठक में मैं भी रहूंगा। जब वो मेरे पास मिलने आए तो मैंने कह दिया कि आपको हमने इतना बनाया, या तो आप अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय कर दीजिए या फिर अलग होना है तो अलग हो जाइए। उन्होंने विलय नहीं किया और छोड़ दिया। अब वो अलग हो गए हैं तो ठीक हुआ ना। मणिपुर में 2 दिन पहले ही हिंसा में 11 लोगों के मारे जाने की घटना के बाद अब केंद्रीय मंत्री के घर को निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार इम्फाल में कल रात केंद्रीय मंत्री के घर पर 1000 से अधिक लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया और उनके घर में आग लगा दी। आरोप है कि घर पर पेट्रोल बम फेंका गया। केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन सिंह घटना के वक्त इम्फाल स्थित अपने घर में नहीं थे। हिंसा में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। मंत्री ने एएनआई से कहा, मैं आधिकारिक काम के सिलसिले में फिलहाल केरल में हूँ। शुक्र है कि बीती रात इम्फाल में मेरे घर पर हमले में कोई भी घायल नहीं हुआ है। उपद्रवी पेट्रोल बम के साथ आए थे। मेरे घर के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को नुकसान पहुंचा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।